Good morning to all of you. This is the second lecture on science for class 9th, that is force and law of motion. Before, in first lecture I have taught you about the Newton first law of motions, some examples. Now I am going to explain you the Newton second law, how it is derived. Something I have told you about the second law in the first lecture, but now in this lecture, in the second lecture, I will continue from the second law of motion. Now see how Newton's second law of motion is derived. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force acting on it and take place in the direction of the applied force. मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर आपका क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। मतलब बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत ही बता दिया था। तो एफ जो होता है, जो फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। मतलब एफ जो यहाँ पे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स की बात की जा रही है कि जब आपने फोर्स लगाया किसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, या न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ होता है कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स का अप्लीकेशन किया है। उसी तरह हमने यहाँ पे दो बॉडी ले लिया, एक ये है और एक ये है। इनिशियल में ये बॉडी जो है बिफोर अप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब बिना फोर्स लगाए बॉडी जो है इस तरह पड़ा है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है। जब आपने फोर्स अप्लाई किया इसके बॉडी के ऊपर तो उसका वेलोसिटी u दिया गया है। तो यहाँ पे हमने एक कंसीडर किया मास को जिसका m से डिनोट किया गया और उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं कुछ समय के बाद तो वेलोसिटी जो होता है u जो है वो किस में बदल जाता है, v में। तो जब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी हम लोग निकालते हैं, इनिशियल स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी अगर हम लोग निकालते हैं इनिशियल में, जिसको हम P1 से डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास क्या है आपका, m है, और वेलोसिटी क्या है, u है। और जब हम फाइनल मोमेंटम निकालते हैं बॉडी का, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी अगर हम निकालते हैं, जिसको हम लोग P2 से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाता है, m इंटू वी। मतलब यहाँ पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब उस केस में v हो जाता है, और इनिशियली जो होता है वो u होता है। u जो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वाला, और v जो होता है ये आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। तो ये केस आपका, ये जो सेकेंड वाला केस आया है, ये तब यूज होता है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। अभी आपको हमने बताया था, तो p की जगह पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन टाइम t है। मान लीजिए डिफरेंसेस इन टाइम जो आया है डेल्टा t को आप t मान लीजिए, तो P2 का मात m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन t, ये हो जाएगा, m कॉमन ले लीजिए और v माइनस यू अपॉन t हो जाएगा। तो ये क्या है, v माइनस यू, इस चेंज इन वेलोसिटी है। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी।
v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। टी ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। यहाँ से क्या निकल के आया, मास इंटू एक्सेलरेशन निकल के आ गया। ठीक है, क्या निकल के आया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ से आया। तो इसको आप हटा सकते हैं एफ, जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो यहाँ पे के एम ये हो जाता है। के जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं। के जो है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है। और यम जो है आपका क्या है, मास है। और ये जो है आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया। अब इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो F इक्वल टू एम में, यहाँ से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप मास भी निकाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग फार्मूला यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। तो ये था आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये क्रिएट हुआ, आपका फार्मूला जनरेट हुआ। इस पे आपके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं बुक में, आप उसको डिराइव भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, और सॉल्व करने के बाद कॉपी सबमिट करेंगे। अब देखते हैं इसका कुछ एप्लीकेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के, जैसे कि इन द गेम ऑफ क्रिकेट वाइल कैचिंग ए फर्स्ट कमिंग बॉल द प्लेयर पुल हिज हैंड बैकवर्ड। देखिए, क्योंकि बॉल का मास होता है, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होती है, तो वो क्या करता है कि बहुत तेज़ी से वो क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। जब खींचेगा तो इसमें क्या होता है, उसको चोट कम लगती है। वी नो डैट F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई टी। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by t, so as the time interval of contact of a ball and hand is increased, therefore the rate of change of momentum is decreased. According to Newton's second law of motion, the force exerted by the ball on the hand of a player is decreased and hand feel less force, so the, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, समय बढ़ जाता है। जब समय बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, इसलिए जो प्लेयर बॉल को कैच करता है वो फील नहीं कर पाता है, क्योंकि बॉल तो बहुत तेज़ी से आता है और वहाँ पे समय क्या हो जाता है, ज़्यादा होने के नाते फोर्स कम हो जाता है। जब फोर्स का मोमेंटम कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है उसके बॉल के अंदर, तो क्या हो जाता है, उसको चोट कम लगता है। ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विथ सोकर्स सिस्टम। गाड़ियों में क्या होता है, स्प्रिंग या सोकर्स लगे रहते हैं। वी नो डैट द F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। F is inversely proportional to 1 by t, so when the automobile jumps over an uneven road, it receive a jerk। जैसे अगर कोई ब्रेकर आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स रन करते हैं वो जर्क होने लगते हैं, मतलब उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे रहते हैं उनको जर्क जैसा महसूस होने लगता है। तो स्प्रिंग इंक्रीज द टाइम ऑफ जर्क, तो जो स्प्रिंग उसके अंदर लगा रहता है या जो सोकर्स लगे रहते हैं वो समय को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जब समय बढ़ जाता है तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से मोमेंटम भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया गया है, उस न्यूमेरिकल को भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट को भेज सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक एक्शन के लिए उसका अपोजिट रिएक्शन वो देगा ही देगा। जैसे कि अगर आप नाव पे बैठे हैं और बैंक पे जो नदी का किनारा रहेगा उस पर आप क्या करते हो, अपना एक फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या करता है, नाव आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ऐसे हमने फिगर बनाया, ये रिवर है, वाटर है, ये बैंक है इसका, ये कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है
यहाँ पे ये डंडे से क्या कर रहा है, इस पर पुश कर रहा है और नाव जो है इधर ये फोर्स अप्लाई किया, नाव क्या हुआ आगे की तरफ बढ़ा। तो ये जो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसका फीडबैक कहाँ मिल रहा है, इसको आगे मिल रहा है। नाव क्या कर रहा है, आगे जो शिप है वो क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया एवरी एक्शन हैज़ इट ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आप दीवारों के ऊपर अगर दबाव डालोगे तो दीवार भी आपके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, डालेगा, लगाएगा, उल्टा फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिट रिएक्शन बोलते हैं। तो उतना ही लगाता है ये भी। इम्पल्सेस देखिए, इम्पल्सेस क्या होता है, व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट time interval, the product of force and the time interval is called impulse of the force. Impulse is the vector quantity, its direction is same as that of force. जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इम्पल्स की भी डायरेक्शन होता है। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है कि ये बहुत ही, ये जहाँ पे लगता है किसी बॉडी, मतलब कि ये लार्ज फोर्स होता है, जब ये बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो बहुत ही कम समय के लिए, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्ट करता है। और ये जो बराबर होता, ये किसके बराबर होता है, फोर्स और टाइम इंटरवल के बराबर होता है। तो ये लगभग आपका चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर ही आ जाता है। जो इम्पल्स ऑफ फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है। तो इसको कैसे आप लगाते हैं, देखिए जो फोर्स हो गया आपका, फोर्स को आपने क्या किया, टाइम इंटरवल्स से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया, टाइम इंटरवल से, जो कि आपके मोमेंटम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपके इम्पल्सेस के। जब कोई भी चीज़ कोलिजन करता है उस केसेस में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑन द फ्लोर, जब कोई ऊंचाई से गिरता है ज़मीन पे तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ। एफ जो होता है वो एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। ये इम्पल्स ऑफ फोर्स है और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो यहाँ पे जब कोई बॉडी ऊपर से किसी हाइट से गिरता है फ्लोर के ऊपर तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो एफ जो है वो डेल्टा पी बाई टी हो जाएगा। यहाँ से एफ जो होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई टी। ठीक है, अगर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा रहेगा तो फोर्स कम लगेगा, और जितना फोर्स कम लगेगा उतना डेल्टा पी कम होगा, क्योंकि एफ और डेल्टा पी दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एफ और टी जो है वो जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एफ और टी के बीच में जो रिलेशनशिप है। जब कोई भी आदमी किसी हाइट से गिरता है, ठीक है, तो उसको सीवियर इंजरीज होती है। चाहे कोई भी गिरे, कोई या हार्ड सरफेस हो उसके ऊपर गिरे तब भी क्या होता है, उसको सीवियर इंजरीज होती है। ऑल्दो द चेंज इन मोमेंटम इज सेम इन द बोथ केसेस, चाहे वो एक सॉफ्ट फ्लोर पे गिरे चाहे हार्ड फ्लोर पे गिरे, तो उसमें जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होता है, दोनों केसेस में सेम होता है। लेकिन जो टाइम जो लगता है उस बॉडी को रेस्ट में आने में वो क्या होता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है और किसी में कम होता है। तो जो पहले केसेस है वहाँ पे जो फोर्स जो है बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो सीवियर इंजरीज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सरफेस जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। और जो टाइम टेकिंग है उसमें मतलब कि इसमें स्मॉलर, मतलब कि दूसरे केस में क्या होता है कि जो टाइम टेकिंग है वो बहुत ही कम होता है। तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल के से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई हाइट है, ठीक है, और एक यहाँ पे सॉफ्ट फ्लोर है, ठीक है, और दूसरे साइड में हार्ड फ्लोर है ये। तो देखिए एक आदमी यहाँ पे है, यहाँ बैठा हुआ है।
अगर ये सॉफ्ट फ्लोर पे गिरता है, ठीक है, तो सॉफ्ट फ्लोर पे गिरेगा तो इसको रेस्ट पे आने में समय लगेगा, टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सॉफ्ट फ्लोर है। तो इसमें जब टाइम एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी होता है। तो अगर समय ज़्यादा लगेगा, इसमें सॉफ्ट फ्लोर पे समय अगर ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इसमें इंजरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन जब हार्ड फ्लोर पे गिरता है तो इसमें समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टाइम जो होता है वो लेस हो जाता है। और जब टाइम लेस हो जाएगा तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। टाइम जब कम हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब फोर्स ज़्यादा हो जाता है उस केस में उसको सीवियर इंजरी आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखेंगे हम लोग प्रूव ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है इसको ध्यान से देखिएगा। आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आया होगा इम्पल्सेस का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। किसी हाइट से अगर आदमी को गिराया जाए एक सॉफ्ट फ्लोर पे और एक हार्ड फ्लोर पे, तो सॉफ्ट फ्लोर पे क्या होता है, समय ज़्यादा लेता है, जिसके कारण से फोर्स कम हो जाता है और आदमी हर्ट नहीं कर पाता है, मतलब उसको चोट नहीं लग पाता है, उसके अंदर सीवियर इंजरी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर वही आपका हार्ड सरफेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, समय कम हो जाता है, फोर्स ज़्यादा हो जाता है। फोर्स ज़्यादा होने के नाते वहाँ पे उसको सीवियर इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको कैसे डिराइव करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो प्रूव ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रूव ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए, लेट अस कंसिडर अबाउट टू बॉडी ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2। दो बॉडी ले लिए जिसका मास, पहले का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है रिस्पेक्टिवली। लेट दिस बॉडीज आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। स्टार्टिंग में जो इसके दोनों बॉडी के जो वेलोसिटी है, पहले का u1 है दूसरे का u2 है। अगर un ज़्यादा होगा u2 से तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। द कोलिजन ऑफ टू बॉडीज टेक प्लेस एंड आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी a1 एंड a और b बिकम्स v1 एंड v2। तो देखिए, हमने दो बॉडी लिया, एक a ले लिया और दूसरा b ले लिया। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। बिफोर कोलिजन इसका जो u1 वेलोसिटी है और इसका u2 है, ये बिफोर कोलिजन का है, मतलब अभी ये आपस में लड़े नहीं हैं, ये आपस में अभी लड़े नहीं हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग द कोलिजन, बिफोर में क्या था, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था और इसका u2 था, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था। जब ये कोलिजन करते हैं a और b, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है। ये ड्यूरिंग द कोलिजन का है, ड्यूरिंग कोलिजन। अब देखिए, जब कोलिजन ये करते हैं तो इनका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये a हो गया और ये b हो गया, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये वेलोसिटी हो जाता है इसका v1 और इसका वेलोसिटी जो होता है v2। ये आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे एक कोलिजन से पहले है, एक कोलिजन के बाद में है। कोलिजन के पहले इसका मास जो था m1 था, इनिशियल वेलोसिटी u1 था, दूसरे बॉडी का जो मास था उसका m2 था, उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 था। कोलिजन के बाद इसका मास जो है m1 हो गया, वेलोसिटी v1 हो गया।
और दूसरे वाले बॉडी का मास m2 है, उसका वेलोसिटी क्या है, v2 है। अब हम देखेंगे जो बॉडी, सपोज दैट ड्यूरिंग द कोलिजन द बॉडी A exert a force F1 on the body B in term of B exert a force F2 on a body B रिएक्शन फोर्स। तो देखिए A जो है अपना फोर्स B के ऊपर लगाएगा और B जो है अपना फोर्स A के ऊपर लगाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। When the body A exert force F1 on the body B, then the velocity of body B changes, suppose in time taken as t। तो अगर A जो है B के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर A जो है अपना फोर्स B के ऊपर लगा रहा है तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको देखना ज़रूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा, A B के ऊपर लगा रहा है, कोलाइड कर रहे हैं, तो v2 माइनस u2 अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया। तो देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होता है, फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और मास, अब देखिए ये दूसरे बॉडी का लिए हैं, ठीक है, ए से बी पे लग रहा है तो ये दूसरे बॉडी का अगर लिए हैं, ये वाली जो बॉडी है इसका मतलब v2 माइनस u1, ये t हो गया, तो इसको लिख सकते हैं मास हमारा m2 था, दूसरे बॉडी पे एक्ट किया है ना, कोलाइड किया, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन इसका v2 माइनस u2 अपॉन टी। ठीक है, ये आपका क्या निकला, सेकेंड लॉ के हिसाब से ये फोर्स F1 निकला, ये फोर्स क्या निकला, F1। उसी तरह हम दूसरा F2 फोर्स भी निकाल सकते हैं। F2 फोर्स जब हम निकालेंगे तो उसका देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, उसी तरह हम इसका भी, ये आपका एक्सेलरेशन निकला था तो A2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम F2 निकालेंगे। अब F2 फोर्स जो है क्या कर, ये फोर्स वो है जो A B के ऊपर लगा रहा है, A जो है B के ऊपर लगा रहा है, वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, F1, और B जो है A के ऊपर लगा रहा है वो कौन सा लगा रहा है, F2। तो F2 जो निकला है यहाँ से क्या निकलेगा, V1 माइनस U1 अपॉन, सॉरी इसका हो जाएगा M1 इंटू A1, और A1 जो निकलेगा इसका V1 माइनस U1 अपॉन T। अब F2 जो होगा वो क्या होगा, M1 इंटू A1 का मान V1 माइनस U1 अपॉन T हो जाएगा। इतना इसके जगह पे रख दीजिए इसका मान उठा के, तो इतना निकल गया। अब यहाँ से फोर्स F1 जो है F2 के बराबर है, क्योंकि एक दूसरे के बराबर होंगे तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे F1 जो है, यहाँ पे जो फोर्स है आपका F1 जो है वो माइनस ऑफ F2 है। ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये इसके उल्टा जा रहा है इसलिए ये माइनस लगा है। ठीक है, और कोई इसमें वो नहीं है। तो F1 जो है वो बराबर है माइनस ऑफ F2। तो इसका मान उठाइए और इसका मान उठाइए, एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। तो जब बराबर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। तो क्या निकल के आया है यहाँ से, F1 का मान क्या है यहाँ पे, M2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन T इक्वल टू माइनस ऑफ F2 का मान क्या है यहाँ पे, M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। अब देखिए ये T और ये T कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M2 ब्रैकेट के अंदर V2 माइनस U2 इक्वल टू माइनस ऑफ M1 V1 माइनस U1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, M2 V2 माइनस ऑफ M2 U2 इक्वल टू माइनस ऑफ M1 V1 प्लस ऑफ M1 U1। तो एक दूसरे का जो फाइनल वेलोसिटी है उसको एक तरफ रख दीजिए और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको एक तरफ रख दीजिए। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, M2 V2 प्लस M1 V1 इक्वल टू M1 U1 प्लस
m2u2, ये निकल गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन। तो यहाँ से क्या हुआ, जो नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन है, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप लोग डिराइव कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, वो कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आते हैं, या न्यूटन सेकेंड लॉ पे आते हैं, या लॉ ऑफ मोशन पे जो 3 लॉ बताए थे आपको, उस पे आते हैं। इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो जितने भी बुक में आपके न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी में। अगर आपको कोई डाउट हो न्यूमेरिकल करते समय, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे 8576879375 पे अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, और आपका डाउट्स वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।